जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ये हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम का हैंडल नेम है @accuracy_is। आपको यूट्यूब पे वीडियो या जैसे लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा और टेलीग्राम पे इसका सेम नोट्स मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं डेली मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ। तो ये टॉपिक जैसे भी समझ लो कि अभी प्रोबेबिलिटी बड़ा टॉपिक है, तो ये अभी 12वां लेक्चर चल रहा है इसका, ठीक है। नहीं सॉरी, पार्ट 12 चल रहा है आज इसका, ठीक है। तो अब ये समझ लेना कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसका एक फाइल कंपाइल करके आपको दे दूंगा, ठीक है। और नोट्स में आपको कहीं पे भी कोई भी करेक्शन दिखता है तो आप मेरे को इस पे मैसेज कर देना मेरे नंबर पे, ठीक है। अब देख लो पहला क्वेश्चन। और अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है पॉइंट जो चल रहा है हमारा, उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी हमारा जो चल रहा है उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी हम पहला देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे एमसीक्यू टाइप दिया हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं पी ए का वैल्यू दिया 1/2, पी बी का वैल्यू दिया 0 और ये पूछ रहा है आपको ये कितना आएगा, ठीक है। पी ए गिवन बी, ठीक है, या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अभी हम देखो वैल्यूज लिख रहे हैं और इसका फॉर्मूला क्या बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कल भी हमने देखा है कि जो बाद में आता ही है इसका प्रोबेबिलिटी डिवीजन में जाएगा और जो इस तरीके से लिखा होगा वो ऊपर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऊपर आपका ये बन जाएगा, नीचे आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो बी का वैल्यू कितना दिया आपको, बी का वैल्यू दिया 0। तो जो डिनोमिनेटर होता है जब इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो 1/0 मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को आप बोलते हो नॉट डिफाइंड। तो जब आप 0 से डिवाइड करोगे किसी को भी तब आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे सी वाला आपका आंसर है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यूपीएससी मेरे हिसाब से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूछेगा तो साबित हो जाता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछा है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12 से है, ठीक है। तो अभी देखो हमें नहीं मालूम है यूपीएससी नेक्स्ट ईयर सीसैट के सिलेबस में क्लास 12 तक करने वाला है या क्या करने वाला है, ठीक है। क्लास 10th है लेकिन हम प्रोबेबिलिटी का सारा कवर कर रहे हैं क्योंकि जो भी सीसैट के बुक्स है मार्केट में सब में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेंशन किया हुआ है उन्होंने, और उन्होंने उसके नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो मैं सेफ साइड क्या कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी का 10th 11th और 12th का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 10th का हमारा हो चुका है, 11th का हमारा हो चुका है, अभी 12th का चल रहा है, ठीक है। 12th में अभी और आएगा मल्टीप्लीकेशन आएगा ऑफ प्रोबेबिलिटी और आएगा एक इंडिपेंडेंट इवेंट, तो वो हो जाएगा। तो उसके बाद काफ़ी हद तक हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब बचा होगा एक दो टाइप, वो अलग अलग बुक्स में वो भी ले लेंगे हम, ठीक है। देखो आपको क्या किया, आपको इस तरीके से दिया इक्वेशन, ऐसे दिया आपको, क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो ऐसी सिचुएशन में करेक्ट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने वो इसका वैल्यू लिख दिया, इसका वैल्यू क्या है, ये बाद में बी है तो बी डिवीजन में आएगा, ऊपर ए इंटरसेक्शन बी, इसमें बाद में ए है तो नीचे ए आ जाएगा, ऊपर का तो सेम रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, दोनों साइड में ये है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचा 1/pb इज इक्वल टू 1/pa। तो ये देखो ऊपर 1 1 है तो ये नीचे वाले भी सेम हो जाएंगे, तो pa इज इक्वल टू pb। तो जब ये कंडीशन होगा तो आप डायरेक्टली आपको आंसर आ जाता है pa इज इक्वल टू pb। तो यहाँ पे एक ही ऐसा करेक्ट है जिसमें ये आंसर एप्लीकेबल है, वो है सॉरी ए इज इक्वल टू बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो सेट के बारे में नहीं पूछा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला, तो ये डी करेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, थोड़ा वर्डिंग में क्वेश्चन को बनाया है। क्या बोला है, मदर फादर और सन लाइन अप एट रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर, ठीक है। हमें ई क्या दिया है, ई सन ऑन वन एंड, जो सन है वो एक एंड पे होगा। एफ क्या दिया है, फादर एट मिडल। तो आपको यहाँ पे दो इवेंट दिए, तो हम क्या करेंगे, मदर फादर और सन, इनके लिए हम अल्फाबेट लेंगे, एम एफ और एस ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो सैंपल सेट क्या बनेगा, यहाँ पे तीन तीन लोग हैं तो तीन लोगों का सैंपल सेट कैसे बनता है, 3 फैक्टोरियल 3 2 1। तो हमें ये फैक्टोरियल में तो बता होता है 3 फैक्टोरियल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, एम एफ एस, एम एस एफ, ठीक है, एफ एम एस। मतलब बस आप क्या कर रहे हो, पहले जो है ना आप इसको बस यम को फिक्स करो पहले केस में, एफ और एस लिखो, फिर एस और एफ का इंटरचेंज हो जाएगा। फिर आप स्टार्टिंग में एफ को फिक्स करो, यम और एस लिखो, फिर इसमें इंटरचेंज हो जाएगा। फिर आप एस को फिक्स करो, फिर एम एफ को लिखो, इसमें इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका 6 बनेगा पॉसिबिलिटी। तो आपका सैंपल सेट में नंबर कितना है, टोटल 6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इवेंट का लेना है। ठीक है, ई क्या दिया है, सन ऑन वन एंड, सन एक एंड पे होना चाहिए, और एफ क्या दिया, फादर एट मिडल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ई के लिए लिखा है सैंपल सेट, वन एंड पे सन होना चाहिए, तो वन एंड पे सन यहाँ 2 केस में है। ठीक है, और प्लस क्या दिखता है आपको, ऊपर जाओगे तो और 2 केस में दिखता है ये, तो एक है एंड में आएगा और यहाँ पे ये स्टार्टिंग में आएगा दोनों में। तो सन एट एंड कितने बार आ गया, 4 बार आ गया। इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, एन बाई एन इज 4/6। मैं यहाँ पे ये काट नहीं रहा हूँ क्योंकि ये कटने वाला है आगे। ठीक है, फादर एट मिडल कितने केस में आ रहा है, केवल 2 केस में, तो यहाँ पे एन एफ बन जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा आपका 2/6 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। इंटरसेक्शन क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन ऊपर लिखना पड़ता है। ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम एफ एस और एस एफ एम, तो ये 2 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका आप देखो, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें 2 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन एफ आएगा आपका 2/6 आएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने सेम टेम्पलेट रख रहा हूँ। ठीक है, जो प्रॉब्लम का है ना वो सेम टेम्पलेट रख रहा हूँ, ताकि मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप मेरे को बता देना, या मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई करेक्शन पता चलता है, मैं अपडेट कर देता हूँ नोट्स में। ठीक है, तो आपका ये है, ये निकालना है आपको, पी ई स्लैश एफ निकालना है। इसमें क्या था आपको, आपको ई स्लैश एफ मतलब क्या है, ये आपको निकालना है मतलब कंडीशन में। ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, ये फॉर्मूला है पी स्लैश एफ का, पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पी एफ। तो देखो ये ऊपर वाले का वैल्यू ये है 1/2, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/2/6। तो इसका 6 और इसका 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका बचेगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी क्या किया इन्होंने कॉइन को यूज करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही प्रॉब्लम दिए हुए हैं यहाँ पे। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा मेथड सेम रहने वाला है सॉल्व करने का, बस अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने 3 प्रॉब्लम दिए हुए, तो उसमें से मैं एक प्रॉब्लम आपको कराऊंगा, बाकी 2 आप कर लेना होमवर्क। ठीक है, देखो पहला प्रॉब्लम में क्या दिया है, कॉइन टॉस 3 टाइम्स। ठीक है, तो सबके लिए ये सेट सेम ही रहेगा, कॉइन को 3 बार टॉस किया। क्या बोला, ई क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो ई मतलब है तीसरे इस पे ये आना चाहिए, हेड आना चाहिए। और एफ क्या दिया, हेड ऑन फर्स्ट 2। तो मैं ये पहला केस सॉल्व करूंगा, ये 2 केस आप कर लेना। ठीक है, 2 and 3 वाला। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, और मैंने सॉल्व दिया हुआ है वो। ठीक है, ई क्या है, हेड ऑन थर्ड, और एफ क्या है आपका, हेड ऑन फर्स्ट 2। देखो अभी ये सैंपल सेट लिख रहा हूं मैं, केवल सैंपल सेट मालूम है हमें, 3 टॉस का क्या बनता है, एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी। तो इसमें कितने पॉइंट्स है, टोटल 8 पॉइंट्स है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ई का मैं अलग लिख रहा हूँ, एफ का मैं अलग लिख रहा हूँ। देखो हेड ऑन थर्ड, थर्ड में हेड देखो 1 2 3 और 4 में आता है, वो कौन कौन है, एच 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 टी एच एच और टी टी एच। अब ये बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2, फर्स्ट 2 देखो, फर्स्ट 2 यहाँ आ रहा है 2 में, क्या आ रहा है, एच एच एच, पहले 2 में एच है, तीसरे में कोई भी आए, यहाँ पे क्या है, एच एच टी। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, ई में 4 है, यहाँ पे 2 है। देखो मैं मतलब वो प्रोसीजर सेम है, इसके लिए मैंने ऐसे पैरेलली लिखा हुआ है दोनों को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा, एन बाई एन एस 4/8 आएगा, ये 1/2 आता है, लेकिन कैलकुलेशन में हमको इसको यूज करना है। ठीक है, और आपको क्या दिया, आपको यहाँ पे पी एफ आएगा आपका 2/8, 1/4 हो जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन क्या आएगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन, दोनों में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है, एच एच एच। ये कहाँ देख रहा हूँ मैं, ये सैंपल सेट में देख के निकाल, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं इनको। ठीक है, तो इनका क्या आ गया, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आएगा 1/8 आएगा, 1/8। चाहिए तो आप यहाँ 2/8 लिख सकते थे, लेकिन चलो वहाँ 1/4 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देखो आपको ये निकालना है, पी ई स्लैश एफ निकालना है। देखो पी स्लैश एफ का वही फॉर्मूला है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। ये 1/8 है, ये इसका वैल्यू 1/8 दिया हुआ है, और ये डिनोमिनेटर में तो इसको लिखा 1 और इसका वैल्यू लिखा 1/4। ये 4 से 8 को डिवाइड किया, 1/2 आ गया आपका। ठीक है, और ये सेकंड और थर्ड आप सॉल्व करना। ठीक है, ये जो सेकंड और थर्ड वाला है ये आप सॉल्व करना। देखो प्रोसीजर सेम है, कैलकुलेशन भी सेम है। ये थर्ड वाला भी आप सॉल्व करना, क्योंकि इसमें भी आपका प्रोसीजर और कैलकुलेशन सेम है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए क्लास 12 में। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी अगर कोई पेपर सेटर है और उसको अगर टाइप ढूंढनी हो या अच्छी खासी डिफिकल्ट टाइप, तो उसको यहाँ मिल जाएगी।
प्लस हम जो PYQ आने वाले वो भी करने वाले। प्रोबेबिलिटी के PYQ कम आए हुए अभी तक, देखो प्रोबेबिलिटी बहुत पहले पूछते थे, प्रोबेबिलिटी के PYQ कम आए हुए हैं, तो पहले हम NCERT कवर कर रहे हैं, फिर कुछ 10-12 PYQ क्वेश्चन है जो थोड़े से इजी टाइप वाले हैं वो भी करने वाले हैं, प्लस और एक दो टाइप है किसी और बुक्स में दी हुई CSAT के, वो भी हम करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम इतना डेप्थ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और नेक्स्ट ईयर हमें नहीं मालूम है प्रोबेबिलिटी से कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सेफ साइड के लिए प्रोबेबिलिटी को इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिटरली मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं, देखो परमुटेशन तो मेरा मतलब एक एक वीक में बना के हो गया, कॉम्बिनेशन भी एक वीक में बना के हो गया, लीनियर इक्वेशन भी मेरा मतलब 5 दिन में पूरा नोट्स बना के पढ़ा के हो गया। तो लिटरली मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी का भी ये मेरा 12वां तो लेक्चर है, लेकिन इसके लिए मैंने 3 और 3 6 6 और ये 12 18 18 और अभी और 3, मतलब लिटरली मैं पिछले 21 दिन, अगर टोटल 21 दिन पकड़ोगे ना तो पूरा 21 दिन मेरा इसमें ही जा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार ही नोट्स बनाने हैं, एक बार नोट्स बन जाएंगे तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि अगर प्रोबेबिलिटी अगर 15 लेक्चर का भी बन जाता है और बाद में अगर मतलब कभी आपको भी रिवाइज पढ़ना है, तो आप समझ लो कि अगर एक लेक्चर आपका 40 मिनट का हो जाता है तो ये लिटरली आपका 10 आवर का हो जाएगा। तो ये 10 आवर प्लस आपके पास नोट्स होंगे, मैक्सिमम 10 + 10 20 आवर्स में आप कंप्लीट कर लोगे। और अगर मुझे पढ़ाना है नेक्स्ट टाइम तो मुझे मैक्सिमम इसमें 12 आवर्स लगेंगे पढ़ाने में, क्योंकि मेरा नोट्स मेकिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। यहाँ पे 2 ही कॉइन दिए, तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, पहला ई दिया है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, ठीक है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। एफ क्या दिया है 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन पे हेड। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो 2 कॉइन का सैंपल सेट लिखेंगे, क्या है एच 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 टी टी एच टी टी। इसमें कितने एलिमेंट है 4। देखो मेथड प्रोसीजर सेम है, पहले कॉइन पे क्या है, मतलब पहले नहीं, टेल क्या आना चाहिए, एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, किसी भी एक कॉइन पे टेल आना चाहिए। और दूसरा क्या दिया है, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो इसका क्या बना एच टी और टी एच बना, और इसका क्या बना एच टी और टी एच बना, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 2/4, इसका भी 2/4। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या दिख रहा है, दोनों में सेम एलिमेंट है एच टी और टी एच, इसका भी 2 आ गया, ये इंटरसेक्शन का भी 2/4 आ गया। बाकी ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, देखो इस ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है, ये सब 1 आ जाएगा। ये दूसरा वाला आप कर लेना, ठीक है, ये पार्ट 2 होमवर्क की तरह कर लेना। इससे क्या हो जाएगा, इससे एक तो लेक्चर काफी लंबा नहीं होगा और जो रिपीटेटिव पार्ट है उसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि डाई वाला अभी क्वेश्चन कर रहे हैं हम डाई में, ठीक है। तो डाई में क्या है, गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, गिवन 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन। और आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि जब मैं आपको एक टाइप कर रहा हूँ ना, उसका मैं दूसरा टाइप छोड़ नहीं रहा हूँ बुक का, मैं उसका जो है ना उसका मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भले आपको लग सकता है कि चलो इतना एक टाइप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो सेकंड टाइप भी सॉल्व में ही दे रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस इमीडिएट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, फिर वो मतलब है ना उनको नहीं जमता, तो फिर वो पूछेंगे ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे। तो बेटर है कि मैं पूरा सॉल्व ही दे दूं, ठीक है। आप देख के भी सॉल्व कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सॉल्व भी ना हो तो आप देख सकते हो कि कैसे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया, गिवन 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग डाइस आर डिफरेंट। आपको बोला है 2 नंबर जो आएंगे वो अलग अलग होने चाहिए, 2 डाई इसके लिए। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 4। देखो पहले तो हम सैंपल सेट लिखेंगे 2 डाई वाला, ये तो हमने सैंपल सेट स्टार्टिंग के पहले लेक्चर से लिखा है। ये 1,1 1,2 ऐसे करके हम 6,6 तक लिखेंगे। कितने एलिमेंट है, 36 एलिमेंट है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ई किसको लेना है और एफ किसको लेना है। देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालो बोलते हैं ना, ये आपका ई बन जाता है। ये जो आपको दिया जाता है ना, ये प्रोबेबिलिटी निकालो किसी का, ये आपका ई बन जाता है। तो ये देखो ये आपका प्रोबेबिलिटी है सम ऑफ द नंबर्स 4 गिवन दैट 2 नंबर आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो 4 सम वाला है तो ये आपको निकालना है ई, तो ये आपका ई हो गया ई। और एफ क्या बनेगा, नंबर्स आर डिफरेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से इनके सेट बनाने पड़ेंगे ई और एफ के, हमें यही निकालना है। यहाँ पे चाहता तो मैं ऐसे 2 कॉलम बना सकता था, 2 कॉलम नहीं बनाया मैंने, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। देखो ई में मुझे क्या करना है, सबका एडिशन 4 आना चाहिए। 4 एडिशन आने वाला कौन कौन है, 4 एडिशन आने वाला 1,3 है, फिर 3,1 है और फिर 2,2 है, केवल 3 एलिमेंट है। तो ये यानी आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 3/36 बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, एफ वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, एफ वाले में हमें क्या कंडीशन दिया उसने दिया है कि डिफरेंट नंबर होना चाहिए।
डिफरेंट नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ से उनको हटा रहा हूँ, 1,1 2,2 3,3 जिसमें सेम नंबर आता है 4,4 5,5 6,6, तो जिसमें सेम नंबर आता है मैंने उनको हटा के यहाँ पे सेट लिखा है एफ का। तो एफ का सेट लिख लिया तो कितने एलिमेंट कम है, 6 एलिमेंट कम है, तो ये बचे 30 एलिमेंट बचे। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 30/36 आ गया। आप ई और एफ का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा कॉमन, 1,3 और 3,1, तो इसमें क्या आएगा वैल्यू, इसमें आ गया 2, तो इसका आ गया 2/36 इंटरसेक्शन का। आपको यह निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई एफ का प्रोबेबिलिटी, तो आपका आएगा 2/36 और ये डिनोमिनेटर में इसके लिए 30/36, ये 36 कैंसिल हो जाता है, ऊपर 2 है नीचे 30 है, तो ऊपर 1 नीचे 15, तो 1/15। तो ये क्वेश्चन आसान है, देखो प्रोसीजर सेम है। ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ती है, जो सेट बनाना है एफ वाला या ई वाला, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। या ये क्वेश्चन में आपको ई किसको लेना है, ये क्वेश्चन में आपको ई किसको लेना है और एफ किसको लेना है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया ई किसको लेना है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछा जाता है ना, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका पूछा गया तो ये आपका ई बन गया, और ये जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 2 डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, ये आपका एफ बन गया ऊपर वाला, ठीक है। तो ये आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, ई क्या है एफ क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, ब्लैक और रेड डाई दिया, मतलब कितने डाई हो गए, 2 डाई हो गए, ठीक है। देखो आपको फिर से यहाँ पे वैसे दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, सम ग्रेटर देन 9, गिवन दैट क्या बोला है, ब्लैक डाई पे 5 आएगा। तो हमेशा याद रखना ये जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपका हो गया ई, और जो गिवन दैट के बाद है वो है एफ, जो गिवन दैट के बाद जो दिया उसको एफ बोला जाता है। क्योंकि मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बोला था, जब आपका ऐसे लिखा जाता है ना E/F, इसको आप रीड कैसे करते हो, ई गिवन दैट एफ, इसको आप रीड करते हो ई गिवन दैट एफ, ठीक है। तो इसलिए गिवन दैट के बाद जो आएगा उसे क्या लेना है, देखो ये गिवन दैट है, गिवन दैट के बाद जो आया उसको क्या लेना है, एफ लेना है, और जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है उसको ई लेना है। ये देखो ये वर्डिंग वाले क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखो सेम मेथड सॉल्व करना है ऊपर वाले में, ठीक है, और ये भी आपको सेम मेथड से सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और इस यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया, देखो यहाँ पे रेड और ब्लैक, रेड ये साइड वाला लिया है, मतलब ये पहले जो स्टार्ट हो रहा है ना ये रेड है, और ये जो इधर लिया है ये बाद वाला, ये आपका क्या बने, सॉरी, जो जो पहला नंबर है ना वो ये ब्लैक वाले का है, ठीक है, ऐसे। और जो जो दूसरा नंबर आएगा यहाँ पे, ये नंबर 2 पे आएगा, वो रेड वाला आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो अभी आप समझ लो, ये क्वेश्चन आप कर लेना, अगर इसमें कोई डाउट आएगा तो बता देना, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, दोनों के दोनों आप खुद कर लेना, ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप खुद कर लेना। क्वेश्चन 7 आपको सॉल्व करना है, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जो सेट ऐसे बनाए हुए हैं ना, ये सेट आप खुद बना लेना। देखो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो यूपीएससी में, फिर भी आप ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 8 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर में क्या दिया है, देखो यहाँ ये नई चीज दी हुई है, ठीक है, इसलिए हम देखने वाले, ठीक है। आपको क्या दिया, अ फेयर डाई, कितनी डाई दिया, एक डाई दिया, तो उसका सैंपल सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बनेगा, इसमें 6 एलिमेंट है। आपको ई दिया, ई क्या दिया आपको, 1 3 5, देखो ये 1 3 5, कितने एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट है। एफ क्या दिया आपका, 2,3 दिया, ठीक है, एफ में 2 एलिमेंट है। जी क्या दिया, 2 3 4 5 दिया, और आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी E/F निकालो, प्रोबेबिलिटी F/E निकालो, ठीक है। और आपको ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/G और प्रोबेबिलिटी G/E। तो देखो ये तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये वाला तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं। अब ये कैसे निकालना है, हमें 3 नंबर वाले पे ज्यादा फोकस करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी हम बस क्वेश्चन के लिए वो बाकी भी सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या किया, ई में आपको 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपने उसका प्रोबेबिलिटी निकाला, 3/6 बना आपका, यानी बाई NS, ठीक है। उसके बाद आपके एफ में 2 एलिमेंट है, 2,3, एफ का प्रोबेबिलिटी क्या बना, 2/6 बनेगा, यानी बाई NS, ठीक है। जी में आपके 4 एलिमेंट है, जी का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 4/6 बनेगा आपका, मतलब NG/NS, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले इनको निकालना है। इसमें क्या दिया आपको, E/F और F/E दिया है, तो दोनों के लिए हमें क्या लगेगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन। तो ई और एफ में कौन कॉमन है, केवल ई और एफ में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, 1 एलिमेंट हो गए, तो E/F का प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 1/6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है, पहले प्रोबेबिलिटी E/F, बाद में एफ है। यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी F/E, देखो यहाँ क्या हो गया, एफ डिनोमिनेटर में गया, यहाँ ई डिनोमिनेटर में गया,
तो देखो ऊपर वाले का वैल्यू क्या है 1/6 है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है 2/6, ये 6 कैंसिल हो गया 1/2। इधर ये आपका 1/6 है ऊपर वाला, और ये आपका ई का वैल्यू है 3/6, ये कैंसिल हो गया 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है यहाँ कौन दिया स्लैश के बाद, जो स्लैश के बाद दिया वो डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये वाला आप सॉल्व कर लेना, पी ई स्लैश जी और पी जी स्लैश ई, ये आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आपको ये निकालना पड़ेगा ई स्लैश जी वाला इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम वो तीसरा वाला देखने वाले जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने यूनियन भी दिया है और स्लैश भी दिया है। ठीक है, देखो इसमें यूनियन दिया है, ई क्या दिया है, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे पहले तो ये दिया है ई यूनियन एफ दिया है, मतलब ई और एफ, बाद में स्लैश दिया है और जी दिया है, मतलब इसने यूनियन प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो चीज मिक्स कर दिया है। और यहाँ क्या किया, यहाँ पे ये सिंबल दिया ई एंड एफ, और फिर दिया आपको ये सिंबल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद जी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे ए नाम देंगे। ई यूनियन एफ को हमने क्या नाम दिया, ए नाम दिया। आपको मालूम है यूनियन का रूल क्या है, यूनियन में ए वाला भी लेना है, बी वाला भी लेना है, और जो दोनों में है वो भी लेना है। तो वो दोनों का मिक्स करोगे तो 1 2 3 5 बन जाएगा ए सेट। तो ए सेट में कितने एलिमेंट है, 4 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बना, 4/6 बना। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो ए निकला है, ठीक है, उसका मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं जी के साथ, क्योंकि यहां जी है ना बाद में, तो ए इंटरसेक्शन जी, जी के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या कॉमन है, ए और जी में 2 3 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 है, तो उसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/6 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या कर दिया, ई यूनियन एफ को मैंने ए से बदल दिया है, तो ये हमारे टाइप में आ जाता है, जैसे ई स्लैश एफ था वैसे ए स्लैश जी हो गया। तो ऊपर आएगा इसका इंटरसेक्शन, नीचे आएगा जी, तो हमने ये इंटरसेक्शन जी का वैल्यू निकाला 3/6, इसका 4/6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा मैंने इसको सब्सटीट्यूट क्यों किया है। मैंने इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट इसके लिए किया है, अगर मैं इसको ए से बदल देता हूं तो मेरा ए स्लैश जी सिंपल बन जाएगा। तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, इसके लिए मुझे ए का अलग से वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैंने ए का अलग से वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है। फिर मैं क्या बता रहा हूँ, बस अपने आप मतलब आपको समझने के लिए फिर से, ए का वैल्यू क्या था, ई यूनियन एफ था, तो बस वहां पे रख दिया ई यूनियन एफ। तो देखो ई यूनियन एफ स्लैश जी, उसका वैल्यू 3/4 आ गया। तो ये देखो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, लेकिन है बुक में, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल, या फिर जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखो बेटर क्या होता है मालूम है ना, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक है ना इन डेप्थ आ जाए, और वो अगर आसान चीज पूछ ले या कोई भी चीज पूछ ले तो आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको बेसिक ही नहीं आता है, ठीक है, और आप मतलब शॉर्टकट में पढ़ते हो और वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन दे देता है, आपको सॉल्व नहीं होता, आप बाहर हो जाओगे। तो देखो बेटर क्या है मालूम है ना, आपको किसी को लग सकता है कि इतना डेप्थ में यूपीएससी इस तरीके से नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर एक आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है, आइंस्टाइन का स्टेटमेंट क्या होता है, आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है प्रॉब्लम जिस लेवल पे आती है, प्रॉब्लम जिस लेवल पे आती है उसके एक लेवल ऊपर रहोगे, ठीक है, मतलब एक लेवल ऊपर, अगर समझो प्रॉब्लम आपकी आ रही है, समझो अगर हम समझ ले कि अगर 10th लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है 10th क्लास की, अगर हम उसके एक लेवल ऊपर रहेंगे, उसके एक लेवल ऊपर क्या है डेली 11th है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम वाइज अगर देखे तो वो 12th है। अगर 10th लेवल तक का क्वेश्चन आने वाला, अगर हमारा मतलब प्रिपरेशन 12th लेवल तक का है, या मतलब हमारा मैच्योरिटी या हमारा स्किल 12th लेवल का है, तो हम क्या कर सकते हैं 10th लेवल वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटर क्या है मालूम है ना, बेटर आप उससे एक लेवल ऊपर रहो तो ज्यादा बेटर है, ताकि आप कंफर्म उस चीज को सॉल्व कर पाओ, या कंफर्म आप उस चीज को करेक्ट कर पाओ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर एक दूसरा एक पार्ट दिया आपको, ये पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया है, स्लैश जी दिया है, सेम मेथड इसको हम बी से पुट करेंगे, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, बी इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट आता है, केवल 3 आता है, तो बी का 3 बन जाएगा, तो एन बी इज इक्वल टू 1, इसका आएगा प्रोबेबिलिटी 1/6। देखो अगर मैंने इसको ये कर दिया बी इंटरसेक्शन, अब इसका मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा जी के साथ। जी के साथ इंटरसेक्शन क्यों निकालूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो ये बी स्लैश जी हो जाएगा, मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे इसका इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तो बीजी का इंटरसेक्शन 3 आएगा, तो इसमें एलिमेंट कितने 1 है, तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आएगा। फिर आपको ये निकालना है पी बी स्लैश जी, ठीक है, तो ऊपर वाले का आपका आएगा पी बी इंटरसेक्शन जी और नीचे जी आएगा, तो आपका 1/6 है, और नीचे ये 1/4/6 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1/4। बी का वैल्यू फिर रख दोगे तो ये पूरा
सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसको मार्क कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टाइप है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि हम एक टाइप देख रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्लस उसका थोड़ा सा अगला वर्जन देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं ये कोई टाइप नहीं दे रहा हूं, बस यहां पे ऐसे लिखा होता है ताकि मैं क्वेश्चन अलग अलग कर पाऊं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे वर्डिंग में क्वेश्चन दिए है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। पहले बता रहा हूं, यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट सिंबॉलिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो वर्डिंग में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अभी हम वर्डिंग वाला क्वेश्चन देख लेंगे। क्या है, एज्यूम, लेकिन वो बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, वो इसलिए जरूरी है कि वर्डिंग वाला क्वेश्चन में प्रोसीजर वही सेम करना है। ठीक है, अगर आपको वो बेसिक प्रोसीजर नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, मतलब आप अगर वर्डिंग वाला क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने का जाओगे, शॉर्टकट पूछोगे, तो मैं दे नहीं पाऊंगा और आप भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो आपको क्या बोला, एज्यूम ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली बॉय और गर्ल। ठीक है, ठीक है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो बोल रहा है, बोथ आर गर्ल्स। तो ये आपका बोथ आर गर्ल्स वाला ये ई हो गया, लेकिन ये पहले केस में दिया है यंगेस्ट इज गर्ल। ठीक है, तो हमको उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करने वाले, हम इस यहाँ पे सिंबल यूज करने वाले। 2 चिल्ड्रन है, बॉय के लिए बी यूज किया, गर्ल के लिए जी यूज किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, जैसे हम 2 कॉइन का करते हैं ना, वैसे ही करना है, एच 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 टी, टी एच टी टी, तो बी 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 जी जी बी और बी बी। ठीक है, तो आपके इसमें 4 एलिमेंट है, तो हमने बस यहाँ पे क्या किया, देखो जो पहला लेटर है वो जो जैसे अभी बी 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 जी है, तो ये पहला लेटर क्या दिखाएगा, ओल्डर चिल्ड्रन दिखाएगा, और जो दूसरा लेटर है हम क्या ले रहे हैं, उसको यंगेस्ट ले रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, पहला लेटर हमने ओल्ड के लिए लिया, दूसरा लेटर हमने यंग के लिए लिया है। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो ये मेरा ई हो गया, ये ई दे दिया। अब ये पहला केस दिया है, यंगेस्ट इज गर्ल, तो मेरा एफ हो जाएगा, यंगेस्ट इज गर्ल। तो वही मेथड है, देखो हमने ई का सेट बना लिया अलग से, एफ का सेट बना लिया। ठीक है, तो आपने देखो ये ई वाला प्रोबेबिलिटी निकाला, एफ वाला निकाला है, उनका इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आपने निकाला। ठीक है, बाद में आपने यही निकाला पी स्लैश एफ। तो ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेशन खुद करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बस इतना पार्ट है कि जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए, बाकी ये प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, और उसी तरीके से आपको ये जो सेकंड वाला है, ये भी आपको होमवर्क ही करना है। ठीक है, मैं देखो इसीलिए जो नोट्स बनाने में ना वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, ताकि मैं एक मेथड बनाऊं उस क्वेश्चन का, और उसी मेथड के अकॉर्डिंग सारी अगले क्वेश्चन को भी फ्रेम कर पाऊं। क्यों, क्या होता है मालूम है ना, अगर आप एक ही मेथड को प्रैक्टिस करते हो 5-6 बार, ठीक, तो अभी हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बीच में वीडियो का इशू आ गया था, तो अगले क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डिटेल्ड है। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्टर हैज गिवन क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक है कंसिस्टिंग ऑफ, देखो ये पहला टाइप है, 300 इजी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे पहले A1 से डिनोट करेंगे इजी वाले को, इजी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसका हो गया NA 300 हो गया। हम B1 से डिनोट करेंगे डिफिकल्ट को, ये B1 क्या हो गया, डिफिकल्ट वाला ट्रू एंड फॉल्स वाला, NB1 200 हो गया। हम A2 से डिनोट करेंगे इजी MCQ को, देखो यहाँ पे MCQ है और ये ट्रू और फॉल्स, ये अलग अलग कैटेगरी बनती है। बस मैंने इजी के लिए वर्ड, इजी के लिए कौन सा अल्फाबेट लिया, मैंने A अल्फाबेट लिया है, तो ट्रू और फॉल्स वाला A1 बनेगा, MCQ वाला A2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बन गया 500। अब B2 क्या बनेगा, डिफिकल्ट MCQ, ये आपका 400 दिया हुआ है। तो आपका टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सबका एडिशन लेना पड़ेगा, NA1 NA2। ठीक है, तो आप एडिशन करोगे 300 200 500 400, तो 1400 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां तक का पार्ट का हमने बस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया है।
अब हम ये देखने वाले, इफ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, क्वेश्चन सिलेक्ट किया रैंडमली, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के जो आएगा, इट विल बी इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन मतलब ये आपका ई हो गया। और बाद में दिया गिवन दैट, गिवन दैट के बाद क्या आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ये आपका एफ हो गया। ठीक है, ये आपका एफ हो गया। तो मैंने आपको ये जो बोला है ना, ये याद रखने को कि मतलब कौन सा ई लेना है कौन सा एफ लेना है, ये आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी के बाद जो दिया जाएगा वो आपका ई होगा, और गिवन दैट के बाद जो दिया जाएगा वो आपका एफ होगा। तो हमारा ई मिल गया हमें। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, देखो ये हमारा ई मिल गया, इजी। ठीक है, तो हम्म तो हमें ई क्या बोला है, हमारा ई है इजी क्वेश्चन, इज इक्वल टू इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन कौन कौन हो जाएंगे आपके, A1 + A2, ये इजी कैटेगरी में आ जाते हैं, ये आपको हो गया। और आपको जो निकालना है दूसरा, दूसरा क्या दिया है, MCQ। तो यफ आपका हो गया MCQ। MCQ को हमने रिप्रेजेंट किया है A2 से और B2 से, तो इसलिए A2 B2 आ गया। ठीक है, A2 B2 आ गया, ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ई और एफ नहीं लिया हमने। आप चाहिए तो उसको ई और एफ में हम बाद में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप समझ लेना, ये जो पहले लिया है इजी क्वेश्चन, मतलब ये हमारा ई था और ये हमारा MCQ वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, हमें इन सब के प्रोबेबिलिटीज निकालने पड़ेंगे। जैसे हमें इसको सॉल्व करने के लिए इंटरसेक्शन लगता है, और जो बाद में आता ही है इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है, तो हमें इन दोनों के प्रोबेबिलिटीज निकालने पड़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका A2 B2। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये जो फॉर्मूला है, जैसे हमारा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, PE/F इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F और P इंटरसेक्शन F। तो हमने क्या किया, ये हमारा पहले वाला E है और ये F है, तो ऊपर आएगा PA1 + A2 एक ब्रैकेट में इंटरसेक्शन, और दूसरे ब्रैकेट में A2 + B2, और नीचे आएगा A2 + B2 डिवीजन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका अलग अलग निकालना पड़ेगा सबका। तो पहले हम निकालने वाले इसका प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का। तो इसमें इंटरसेक्शन में क्या आपका, PA1 + A2 इंटरसेक्शन A2 + B2। तो देखो अब जब ये ऐसे है ना, ये इक्वेशन आपने क्या किया, यहाँ पे A1 + A2 है, बीच में इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपका A1 है, यहाँ पे A2 है, बीच में इंटरसेक्शन है, इधर A2 B2, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन A2 है, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा A2, सिंपली इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा A2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका इंटरसेक्शन A2 आ जाएगा, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा दूंगा तो इस साइड भी प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। तो A2 का प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, A2 में जितने एलिमेंट है भागी A2 में जितने एलिमेंट है डिवाइडेड बाई NS। A2 में कितने हैं, 500 है, डिवाइडेड बाय 1400, तो 5/14 हो गया। तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला हुआ है। अब मुझे दूसरा निकालना, ये जो डिवीजन में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 + B2। अब A2 + B2 मैं ऊपर नंबर ले रहा हूं, A2 + B2 में कितने, डिवाइडेड बाय NS। A2 + B2 में कितने, A2 में 500 है और B2 में 400 है, 900/1400, तो 9/14 आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो यहाँ 9/14 आया और यहाँ पे 5/14 आया, इनका वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं। तो ये इक्वेशन 1 फिर से मैंने लिखा ही है। देखो ऊपर क्या है, ऊपर ये प्रोबेबिलिटी है, ये ऊपर ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा, 5/14 है, और नीचे ये वाला है PA, नीचे हमारा ये है PA2 + B2, तो ये लिखा है 9/14, 14 14 कैंसिल, 5/19। तो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन कब आसान है, जब आपको इंटरसेक्शन का रूल मालूम होगा। इंटरसेक्शन का रूल क्या है, जो कॉमन होता है वही लेना पड़ता है, जो कॉमन होता है वही लेना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे देखो, ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, बीच में इंटरसेक्शन है, दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, केवल A2, तो हमारा आंसर आ गया A2। ठीक है, तो ये अगर बता होता तो आप ये सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो ये काफी तगड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जनरल टाइप का दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन बस है तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट यूपीएससी नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो क्या दिया आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने देखा है ना, पर्टिकुलर हमने एक डाई का एग्जाम्पल ले लिया, कॉइन का एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन जब मिक्स एग्जाम्पल दिया जाएगा, मिक्स एग्जाम्पल मतलब कैसे, अगर आपको ऐसे दिया जाता है, कंसिडर एक्सपेरिमेंट टॉसिंग द कॉइन, मतलब आपको मिक्स एग्जाम्पल दिया है, कॉइन दिया है, इफ कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, अगर हेड आता है तो फिर से टॉस करना है, बट इफ इट शोज टेल
देन थ्रो अ डाई। मतलब अगर हेड आता है तो कॉइन का ही टॉस होगा, लेकिन अगर टेल आता है तो आपको डाई फेंकनी पड़ेगी। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एट लिस्ट वन टेल। तो देखो ये आपका प्रोबेबिलिटी के बाद जो दिया ये आपका ई हो गया, गिवन दैट के बाद जो दिया आपका एफ हो गया। तो हमें यहाँ पे जो बनाना है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है सैंपल सेट बनाना। हमें जो बनाना है वो जो है सैंपल सेट बनाना है। अब पहले तो आप कॉइन से चालू करोगे, कॉइन फेंकोगे तो पहले हेड का ऑप्शन आएगा और दूसरा ऑप्शन क्या आएगा आपका टेल का ऑप्शन आएगा। तो पहले हमें यहां से चालू करना है। स्टार्टिंग हमारी कहां से होगी गेम की, कॉइन से होगी। तो पहले हम कॉइन फेंक रहे हैं। तो देखो आपने कॉइन फेंका तो आपका पहले क्या आया, हेड आया। अब हेड आने के बाद आपने क्या किया, और एक बार कॉइन फेंकोगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम हेड हेड आएगा। ठीक है, अगले टॉस में अगर आपने कॉइन का पहला हेड आया हुआ है और फिर आपने कॉइन डाली और टेल आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाई चालू करनी पड़ेगी फेंकना। ठीक है, तो अभी हमने अगर यहां से चालू कर लिया, अगर टेल आ जाता तो टेल आता तो क्या होता, आपको फिर कॉइन बंद करनी है, आपको डाई फेंकनी है। तो आपका टेल आया, अगर आप डाई फेंकते तो पहली बार क्या आता, T1 आता, दूसरी बार T2 मतलब ये तो टी आ चुका है। देखो ये जो टी लिखा है ना, यही टी यहाँ पे लिखा है पहले, तो टी आ चुका है। उसके बाद हम डाई से ही खेल रहे, तो डाई क्या देगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे देगी। तो हमने उसका सेट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसका सेट है आपका T1 1। ठीक है, सो T,1 और T2। ठीक है, ऐसे आपका आ रहा है। तो आपका ये पूरा सैंपल सेट बन गया। सैंपल सेट कैसे बनेगा, एच एच जहां पे कॉइन थी, फिर एच टी, जैसे टेल आ गया T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे बन गया। तो आपके टोटल एलिमेंट कितने बन गए, यहाँ पे 8 एलिमेंट बन गए। लेकिन आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो ये दो एलिमेंट जो है ना ये इक्वली लाइकली नहीं है। ये दोनों में क्या है, केवल ये दोनों में केवल कॉइन है। और ये जो 6 एलिमेंट्स है इनमें क्या है, इनमें कॉइन और डाई मिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे सेम आएगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो इसका हम देख रहे पहले, तो एच एच बोथ टॉसेस में हेड आ गया। टीआई में क्या होगा कि एक आपका टेल आ रहा है, बाद में आप क्या कर रहे हो कि आप डाई को फेंक रहे हो। तो यहाँ पे आई लिखा है टीआई, आई क्या है, वैल्यू है डाई के ऊपर केवल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो आपके यहाँ पे 8 एलिमेंट है। लेकिन क्या है, अगर ये कॉइन है, बस हम इसका निकालते, स्टार्टिंग तो हमने कॉइन से करी थी, तो कॉइन के एलिमेंट कितने हैं, 4 है। तो कॉइन के इसका प्रोबेबिलिटी कितना आता, 1/4 आता। ठीक है, कॉइन के इसका प्रोबेबिलिटी कितना बनता, 1/4 बनता। अब जैसे ये 1/4 बन गया, ठीक है, अब देख लेना अभी आगे क्या होता है। आगे हमने यहाँ पे केवल टेल वाला लिया है। अब देखो कॉइन में क्या होता है, कॉइन में दो ऑप्शन होता है, एक हेड और एक टेल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इनका कितना होता है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। लेकिन जैसे टेल आता है तुम कॉइन कॉइन की जगह डाई यूज करते हो, तो डाई के एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1/6। तो T,1 या ऐसे लिखोगे, उनका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा ये 1/12 बन जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, मतलब केवल कॉइन का होता तो 1/4, कॉइन प्लस डाई का होता तो 1/12। तो अब हमें क्या करना है, हमें ई दिया है। ई क्या दिया हमें, डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, डाई पे 4 नंबर ज्यादा आना चाहिए। तो ऐसा कौन है, 5 और 6 है, तो वो है T5 T6 में दिया हुआ है। एफ में क्या दिया है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। एक टेल वाले क्या है, एक तो एच टी है और सारे जो कॉइन प्लस डाई वाले वो सारे हैं। तो देखो आप पीएफ का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो सबका प्रोबेबिलिटी का एडिशन करना पड़ता है आपको। ये सबका प्रोबेबिलिटी का आप एडिशन करोगे तो ये 9/12 आ जाएगी। ये आपका सिंपली फ्रैक्शन का कैलकुलेशन ही आप खुद कर लेना वहां से ऊपर से वैल्यू देख के। फिर आप इसका इंटरसेक्शन निकालते, हर एक का अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो ये आपको फिर यहाँ फॉर्मूला यूज करते फाइनली, लेकिन हमको इनका सबका वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ता। तो इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, कहने का तरीका यह है कि मतलब ऐसे मिक्स करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा अभी तो यही खत्म हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन होगा इसके ऊपर तो मैं और बुक में देख लूंगा। बाकी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हुए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उस तरीके का क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी, और वो क्वेश्चन मोस्टली ज्यादातर लोगों को सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम जो पोल करा रहे हैं इसका जो जीएस के सब्जेक्ट का, वो पोल अभी आज रात 9:30 बजे तक है। तो अगर आपने वोटिंग नहीं की है तो कर लेना। ठीक है, नहीं तो वैसे भी वीडियो आने तक तो वोटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।
और अगर आपने जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा हैंडल नेम है @accuracy_is, यही हमारा यूट्यूब का हैंडल नेम है, यही हमारा टेलीग्राम का हैंडल नेम है। ठीक है, तो आप सब लोग इसके साथ ज्वाइन हो जाना। कोई भी इशू होगा आपका तो आप शेयर कर लेना। और दूसरा चीज ये भी है, देखो मैं नोट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, जैसे सीसैट मैंने क्लियर किया, लेकिन उसके लिए मुझे मैथ का मैंने अलग से प्रिपरेशन नहीं किया था। अभी मैं पढ़ाने के लिए मैथ्स के नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अभी मैं मतलब एनसीईआरटी से जा रहा हूँ। ठीक है, पीवाईक्यू से जा रहा हूँ, और प्लस जो भी सीसैट के बुक्स है मार्केट में उनमें से जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं नोट्स बना रहा हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे स्टार्टिंग में तो मैं उनका जो आंसर है मैं वो फॉलो करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मतलब ये आंसर इन्होंने मतलब दिया है ठीक है, तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। अगर वो उसमें गलत है तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नोट्स में कहीं दिखता है कि कोई क्वेश्चन में मतलब आंसर गलत है या प्रोसीजर गलत है सॉल्व करी हुई, तो आपको कोई भी करेक्शन लगता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, और दूसरा चीज ये है, जैसे आपने आपके दोस्तों को इनवाइट नहीं किया, इनवाइट कर देना। ठीक है, और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि अभी जैसे सीसैट के जो भी कोर्सेस आपको पता होगा, और जिन लोगों ने कोचिंग में किया होगा सीसैट का कोर्सेस वगैरह, आप कंपेयर करके बता देना मेरे को कि आपको मेरे जो सीसैट का जो वीडियो है प्लस नोट्स है उसमें आपको मतलब क्या डिफरेंस दिख रहा है। और दूसरा मैंने आपको ये भी चीज़ बताई है स्टार्टिंग से कि मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ाता हूँ, और शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मतलब अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट था और सीसैट की वजह से बाहर हुए। तो देखो आपको शायद आपके एक साल का इंपॉर्टेंस नहीं बता हो, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि आपका सीसैट अगले साल फिर क्लियर ना हो और फिर आप कंप्लेंट करते आ जाओ कि इन्होंने शॉर्टकट में पढ़ा और हमारा एक साल बर्बाद हो गया यार, हमारा ये हो गया। तो बेटर ये है कि मैं लॉन्ग टर्म में पढ़ाऊं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊं डेली। ठीक है, और आप उसका प्रिपरेशन करो, प्रॉपरली कंसेप्ट सीखो। ठीक है, अगर यूपीएससी इस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आपको उसके थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का प्रिपरेशन हो, कंसेप्ट वाइज कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, और ना ही मैं आपका पेपर प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं, ना ही यूपीएससी क्या करेगा ये प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं। मेरा काम केवल है टीचिंग का। ठीक है, और मैं बुक्स कवर कर रहा हूं। ठीक है, आपका काम है प्रैक्टिस करने का, कंसेप्ट ये करने का, क्लियर करने का। आप इन चीजों पे फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, जो आपको मतलब दिमाग में फीड हो चुका है ना, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये आपको अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको कुछ महीनों में या कुछ सालों में एक्सेप्ट हो जाएगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, और अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप रास्ता भटक चुके हो। तो बेटर ये है कि आप प्रिपरेशन पे ज्यादा टाइम दो। ठीक है, जहां पे आपका होमवर्क बोला है वहां पे होमवर्क करो। और दूसरा ये है कि आप जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ वही आप उसको बस लिखते मत बैठो कि मतलब वो एज इट इज लिख रहे हो कि मेरे को मेरा हैंड राइटिंग पसंद है, ये पसंद है, मुझे हैंड राइटिंग नोट्स का आदत है। ये दिमाग से हटा दो। ठीक है, आपको जो भी करना है, आपको बस केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और आपको जो टाइप है उसका शॉर्ट नोट्स मतलब क्या होता है, उसका एक प्रोसीजर बनाना है कि मतलब ये स्टेप के बाद ये स्टेप करनी है, या ये फॉर्मूला के बाद ये फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे आप एक प्रोसीजर बनाओ ताकि आपको क्वेश्चन श्योर शॉर्ट करेक्ट हो जाए और आप क्वेश्चन डिटेक्ट करना सीख जाओ। ठीक है, देखो अगर यही क्वेश्चन अगर विदाउट प्रिपरेशन मेरे सामने भी एग्जाम में आ जाएगा तो मुझे भी सॉल्व नहीं होगा। अगर मैंने प्रैक्टिस किया होगा, मुझे प्रोसीजर मालूम होगी, कौन सा ई लेना है, कौन सा एफ लेना है, कहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, तो पहले क्या निकालना है, अगर मुझे प्रोसीजर पता होगा तभी मैं सॉल्व करूंगा। इवन मेरा अगर मैथ में मुझे अगर 12th में 100 में से 100 है और मैं टच में नहीं हूं, देखो ज्यादातर स्टूडेंट है ना ऐसे बोलते हैं कि मतलब जैसे किसी ने आईआईटी जेई क्रैक किया हुआ है, कैट क्रैक किया हुआ है। यार आप जब क्रैक किया ना आपने तब टच में थे। ठीक है, आप उस चीज के टच में थे। आप किसी भी चीज के टच में होते हो ना, प्रैक्टिस में होते हो, तो आप आराम से वो एग्जाम क्रैक कर लोगे। लेकिन जब आपके टच में नहीं हो, प्रैक्टिस में नहीं हो, आप प्रिपरेशन में नहीं हो, आप सीधा बाहर हो जाओगे। तो ये जो चीजें करिए आपने पास्ट में करिए। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप पास्ट में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। पास्ट बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते हो। मेरा आप मुझे आपका पास्ट निकाल के दिखाओ, नहीं दिखा सकते हो। सो पहला चीज तो ये है कि देयर इज नो पास्ट। ठीक है, तो ये है सबसे पहले। आप जो बता रहे हो मैंने आईआईटी क्रैक किया था, जेई क्रैक किया था, कैट क्रैक किया था, मैंने ये क्रैक किया था, वो क्रैक किया था, ये सब जीरो हो चुका है। ठीक है, राइट नाउ आप इस मोमेंट में हो, आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है। आप इस मोमेंट में हो और आपको नेक्स्ट ईयर अगर समझो 2024 है, 2024 में आपको यूपीएससी देना है, तो आपके पास केवल यही है, ये वाले मोमेंट में हो। उस एग्जाम के लिए जो लगता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चालू करो। ये मत बताओ कि मेरा पहले ये था, मेरा पहले वो था। अभी मैं और लोगों को और एक चीज बता देता हूं। ठीक है,
बहुत सारे जो लोग हैं ना, जैसे अब कुछ लोग होते हैं जो XIS, XIPS, ठीक है, ये लगाते। सो ठीक है, पहला चीज मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो पोस्ट कॉल्ड XIS, देयर इज नो पोस्ट कॉल्ड XIPS, ठीक है। आप जॉब में थे, IAS थे, आपने जॉब छोड़ी, आप हो नहीं, ठीक है। XIS XIPS कोई डिग्री नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कुछ नहीं होता, लोग लगाते हैं। वो चीज वहीं जीरो हो जाती जिस मोमेंट में आपने जॉब छोड़ दिया, ठीक है। जैसे अगर मैंने HPCL में जॉब किया हुआ है तो भाई मैं अभी HPCL का थोड़ी ऑफिसर हूँ, एक्स ऑफिसर थोड़ी लगा सकता हूँ, तो नहीं होता ऐसा। तो आप ये समझ लो, देयर इज नो पास्ट, ठीक है। तो ये आप आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन रख रहे हो, आप इन इन चीजों में से बाहर आ जाओ। राइट नाउ में रहना है आपको। राइट नाउ में केवल एक चीज होती है, वो होती है एक्शन। और मैंने आपको सबको ग्रुप पे एक बुक डाली हुई है, 3 लॉज ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत वेल नोन बुक है। किन लोगों में जो सक्सेसफुल है, जो रिच है, बहुत पावरफुल लोग हैं, उन लोगों में ये बुक मालूम है, आप लोगों को बता नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए। ये बुक अगर आप ऑनलाइन खरीदने जाओगे तो 500-600 रुपया मिनिमम जाता है। ये बुक पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक सेशन कर लेंगे, चाहिए तो लगा तो जूम सेशन कर लेंगे या लाइव सेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। अभी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का बचा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन और इंडिपेंडेंट इवेंट थोड़ा सा, तो वो भी ऐड कर लेंगे। फिर ऑड्स ऑफ इवेंट है, ऑड और वो कर ले, ऑड एंड फेवरेबल, तो वो ऐड कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस। और बीच में थोड़ा वीडियो में ब्लैंक हुआ था, तो वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ स्किप करना है।